हेलो क्लास। इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक शुरू किया था, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय फर्म को आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का वातावरण प्रभावित करता है और इन दोनों ही प्रकार के वातावरण को कुछ हद तक फर्म नियंत्रित करके अपने अंतर्राष्ट्रीय विपणन को संभव बनाती है तथा विकसित कर पाती है। आज हम उन समस्त आंतरिक वातावरण के घटकों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी फर्म के अंतर्गत होते हैं और उसके प्रबंध, नेतृत्व आदि को प्रभावित करते हैं। लेकिन इन घटकों पर प्रत्येक फर्म प्रभावी नियंत्रण और नियमन स्थापित करके, कंट्रोल करके, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इन घटकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने से रोक सकती है। अब ये विपणन फर्में क्यों अपने आंतरिक घटकों पर नियंत्रण रखती है? क्योंकि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय फर्म को प्रभावित करने वाला घटक उसकी विपणन क्षमता को प्रभावित करता है और विपणन क्षमता अगर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी तो सकल घरेलू उत्पाद पर उसका सीधा फर्क पड़ता है। इसलिए हर विपणन फर्म निरंतर प्रयास करती है कि उसकी विपणन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो आंतरिक वातावरण के अंतर्गत जो सबसे पहला कार्य प्रत्येक विपणन फर्म करती है वो है अनुसंधान एवं विकास। रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य लगातार करने से, यानी भारत और विदेशी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे रेनेबेक्सी, रेडी, टेल्को, टीसीएस, इन्फोसिस, फोर्ड मोटर्स, देशी विदेशी ये सभी फर्में लगातार अनुसंधान पर अरबों रुपए खर्च करती है, जिससे उनकी फर्म की मार्केटिंग क्षमता सकारात्मक रूप से प्रभावित हो तथा भारत के तथा प्रत्येक देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक अच्छा प्रतिशत हिस्सा देश के विकास में और स्वयं अपनी फर्म के विकास में लगा सकती है। विंडोज़ का अगर हम उदाहरण लें तो उन्होंने 600 मिलियन से ज़्यादा रुपए अपने कंपनी के विंडोज़ को डेवलप करने में लगा दिए और इसका फ़ायदा आज पूरी दुनिया उठा पा रही है। तो हर फर्म निरंतर रिसर्च करती रहती है, अपना जो प्रोग्राम होता है, अपना जो काम होता है उसको डेवलप करती रहती है ताकि संस्था का विकास हो सके। अगर वो रिसर्च करना बंद कर देती है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना रोक देती है या उसके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचती है तो उसकी मार्केटिंग इफेक्ट होती है। दूसरा आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन। देखिए, कोई भी फर्म मशीनी संसाधन होने के बावजूद भी तब तक अधूरी है जब तक ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए 100% काम नहीं देता है या उनके पास परफेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होते हैं। मानव और मशीन के अच्छे संयोजन से ही कोई प्रबंध सफल माना जाता है। इसलिए प्रत्येक संस्था मानव संसाधन की हर समय उपलब्धता पर विशेष ध्यान रखती है। कोई भी फर्म अपने जो श्रम या जो लेबर होता है उस लेबर के भरोसे ही अपनी फर्म को डेवलप करती है। देखिए, प्रत्येक फर्म या जो कंपनी होती है अपने हाई लेवल के मैनेजमेंट के अंतर्गत जितने भी उनके अंडर काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए एक पॉलिसी लेकर काम करती है। हर संस्था में जितनी भी भर्तियां होती हैं उनके पास जितने भी लेबर, जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज आप कह सकते हैं कि जितना भी मैन पावर काम करता है उन सभी की जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी जो स्किल्स होती है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक संस्था इस बात का ध्यान रखती है। कंपनी में जितनी भर्तियां होती हैं तो उस समय या जितने लोगों को कोई भी कंपनी सेलेक्ट करती है तो उनकी जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करवाती है। ऐसा तो नहीं है कि जो व्यक्ति कैपेबल ही नहीं है उसको अपनी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट देके अपनी कंपनी का कबाड़ा कर दे, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए हर विपणन जो फर्म होती है वे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को उनकी स्किल्स, उनकी कुशलता, योग्यता, क्षमता के हिसाब से काम देती है
ताकि उनके जो मैन पावर अपनी पसंद का काम करता है वो पूरी मेहनत और लगन से उस कंपनी का अपना 100% परफॉर्मेंस देता है। इससे वो अपनी संस्था की ग्रोथ में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो अगर हर संस्था अपनी इंटरनल फैक्टर मानव संसाधन पर बहुत विशेष ध्यान रखती है कि किस व्यक्ति की कितनी योग्यता है, उसको कैसा काम दिया जाए। अगर वो इसमें कुछ गलत करती है या अपनी संस्था के कुछ पैसे बचाने के लिए अगर पर्टिकुलर स्किल्ड व्यक्ति को नियुक्ति नहीं देती है तो इससे संस्था को बहुत बड़ा नुकसान भी भोगना पड़ जाता है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है लीडरशिप। तो लीडरशिप कैसे किसी भी इंटरनेशनल फर्म की मार्केटिंग को इफेक्ट करेगी। देखो एक अच्छा जो नेता होता है वो अपने ना केवल सिर्फ अपनी ग्रोथ करता है बल्कि वो पूरी टीम को लेकर चलता है। जैसे एक नेता के भाषण से हजारों करोड़ लोगों के वोट उसे मिल जाते हैं और हजारों करोड़ों उसके अनुयायी बन जाते हैं, उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, उसको अपना आदर्श मान लेते हैं। उसी तरह से हर फर्म के अंदर अगर कोई टीम होती है, चाहे वो 5 व्यक्तियों की भी हो, तो उनको लीड करने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी वाला व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। जब वो काम को लीड करता है तो उसके अंडर काम करने वाले लोग ना केवल उससे सीखते हैं बल्कि संस्था को बहुत फ़ायदा भी होता है उसकी एडवाइस से। तो हर फर्म एक लीडर या लीडरशिप क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपनी फर्म को लीड करती है, उसे समय समय पर सजेशंस देती रहती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करती रहती है और हर एक छोटे ग्रुप के ऊपर किसी एक व्यक्ति ऐसे सीनियर की नियुक्ति करती है जो उसे समय समय पर एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है और उनकी हेल्प करता है। अब ये तो हो गई लीडरशिप की बात। अब अंतर्राष्ट्रीय फर्में लीडरशिप के संबंध में क्या सोचती है, तो उनका ये नज़रिया होता है कि कोई भी इंटरनेशनल फर्म स्टडी करती है कि अपने जो लीडर हैं उनका विजन क्या है, वो क्या उद्देश्य लेकर इस संस्था से जुड़े हैं और वो अपनी संस्था को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ये एक कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि जैसी अपनी सोच अपन बनाएंगे वैसी हमारे चारों तरफ की दुनिया हमें दिखाई देने लगती है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर फर्म का उदाहरण लें तो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की जो विजन है वो है पर्सनल कंप्यूटर ऑन एवरी टेबल। वो उन्होंने अपना आज से इतने वर्षों पहले जो माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था उस समय उनका ये विजन था कि मैं चाहता हूँ कि हर घर में कंप्यूटर पहुँच जाए। तो जब वो बड़ा सोचेंगे तभी वो बड़ा कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने अरबों रुपए इस काम पे खर्च किए और उन्होंने अपनी इस विजन जैसी उन्होंने दुनिया के बारे में सोचा था आज वैसी ही दुनिया उन्होंने पूरी दुनिया में पाई है कि आज वो उन्होंने जो एक सोच रखी थी कि हर घर में कंप्यूटर हो, तो आज ना केवल विकसित देश विकासशील देशों में भी हर घर में कंप्यूटर पहुंच गया है। इसलिए हर संस्था एक अच्छे विजन के साथ और एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और इसी तरह के लोगों की वो नियुक्ति करती है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए काम शुरू करने से पहले छोटा मोटा भी व्यवसाय शुरू करते समय सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है उसका साहस और उसकी पूंजी। तो पूंजी को लगाकर ही व्यापार शुरू किया जाता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जहाँ विपणन मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो पैसा कहाँ से आएगा, हम किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, कैसे हम पैसा भविष्य के लिए बचाएंगे, किस तरह से हम अपनी संस्था के कर्मचारियों को पे करेंगे, इन सब के संबंध में एक दृष्टिकोण, एक प्री प्लानिंग, एक अच्छे मैनेजमेंट को बनाए रखना संस्था का एक प्रमुख कार्य होता है। अगर वो अपनी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों को सही समय पर तनख्वाह देती है या अपनी संस्था पे सही समय पर पैसा लगाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, इन सभी बातों का वो विशेष ध्यान रखती है, तो उसकी कैपिटल ज़रूरत पड़ने पर हमेशा उसको अवेलेबल मिलती है। अगर वो एक साथ अपना पूरा पैसा फर्म में लगा देती है, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एडवर्टाइजिंग में खर्च कर देती है और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी वो फुलफिल नहीं कर पाती है, तो ये संस्था के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है। तो इसलिए हमेशा अपनी जो कैपिटल होगी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो इन्वॉल्व होता है पैसा, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से हम जमाएं स्वीकार करेंगे, अपने क्रेडिटर्स डेटर्स सबको सेटिस्फाई करना उनका इम्पोर्टेंट काम होता है। नेक्स्ट आता है कंपनी की छवि, इमेज ऑफ अ कंपनी। देखिए कोई भी जो प्रोडक्ट होता है मार्केट में जब रिप्रेजेंट होता है, कस्टमर कंज्यूमर के सामने पेश होता है,
तो सीधा जो लोगों की नज़र जाती है वो उसकी ब्रांड या कंपनी के नाम पर जाती है। तो हर संस्था अपनी जो गुडविल है उसको बनाए रखती है और कंपनी की इमेज का विशेष ध्यान रखती है। कंपनी की इमेज किसी तरह से अगर बिगड़ती दिखती है तो उनको उस अपनी कंपनी की इमेज को ठीक करना उनका एक ज़रूरी काम हो जाता है। आपने एक अभी उदाहरण देखा, एक न्यूज़ सुनी होगी कि तनिष्क ने एक ऐसा इंडियन और मुस्लिम कल्चर को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था जिसको लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। और जो कम्युनिस्ट लोग हैं उन्होंने कहा कि आप इस तरह से क्यों हिंदू मुस्लिम का एडवर्टाइजमेंट करके इन दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो मूवी मेकर्स होते हैं वो भी ऐसे ऐसे मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं जिससे आम जनता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उनके धर्म पर उनको सीधी उनको कटाक्ष लगता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं जो किसी भी कंपनी की इमेज को इफ़ेक्ट करती है। तो थोड़े ही दिनों में जब उनको लगा कि इस बहुत बवाल मच गया है तो तनिष्क ने अपनी उस एड को टीवी पर टेलीकास्ट होने से रोक दिया था। अभी कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जिनके नाम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उनके नाम को बदलने पर भी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि बवाल मच जाता है। तो इस तरह की जो कंपनी की छवि को डैमेज करने वाले काम होते हैं वो संस्थाएं ध्यान रखती हैं कि उनकी तरफ से ना हो। आपने सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन ने जब अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी गिराई तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने उसकी प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया। हमने 2-4 साल पहले मैगी के बारे में भी ऐसे ही सुना था, जब मैगी की क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। उसकी जो क्वालिटी चेक किया तो उनकी मैगी में जो पर्टिकुलर मटेरियल डाला गया था वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं माना गया। तो अरबों रुपए का उनको नुकसान हुआ। तो कंपनी का लॉस और प्रॉफिट उनकी कंपनी की इमेज से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। इसलिए ही ये इंटरनल फैक्टर उनकी मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करता है। तो कंपनी की छवि कैसी होगी, कंपनी किस तरह से काम करती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी इमेज को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखो क्षमता का उपयोग। देखो किसी भी फर्म के अंदर काम करने वाले लोगों से जितना ज़्यादा उनकी क्षमता का उपयोग किया जाता है, जितना ज़्यादा उनकी क्वालिटी का उपयोग किया जाता है, उतना ही प्रति इकाई लागत कम आती है, क्योंकि वो कम समय में आपको ज़्यादा काम करके देते हैं। तो संस्था को सीधा फायदा होता है। तो ये तय करना कि उनकी क्या क्षमता है, उनका उपयोग किस तरह से किया जाना है, ये प्रत्येक फर्म के लिए ज़रूरी होता है। तो हर संस्था अपनी फर्म में काम करने वाले जो भी संयंत्र इक्विपमेंट में लगे लोग होते हैं उनकी क्षमता, उनकी कार्यकुशलता का विशेष ध्यान रखती है। भारत में बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं अपनी क्षमता का केवल सिर्फ 1/3 ही यूज़ करती हैं और अपनी जो कैपेसिटी है उसका जो 90% है वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं करती हैं। इसलिए हर फर्म को अपना 100% देके अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना आना चाहिए। लास्ट आता है जो कि किसी भी इंटरनल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है, वो होता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये 4P से शुरू होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यानी कि हर कंपनी जो होती है इस 4P के रूल को फॉलो करती है। प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखती है, उसकी कीमत के बारे में, उसको कहाँ पर बेचना है, किस समय बेचना है और उसके प्रमोशन के लिए कितना काम करना है। ये सारे चारों फैक्टर हर संस्था अपनी फर्म को विकसित करने के लिए इस्तेमाल करती है। अगर कोई फर्म अपने उत्पाद की क्वालिटी के बजाय उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा लो रखती है तो कंपनी के फ़ायदे कम हो जाते हैं। इसलिए एक मिडिल रास्ता फर्म मार्केटिंग मिक्स के अंदर अपनाती है जिससे ना केवल फर्म को फ़ायदा हो बल्कि लोग भी उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो। तो प्रमोशन पर, उनकी प्राइस पर उनको कितना मैनेजमेंट या कितना प्राइस तय करना है, इन 4P के फॉर्मूले को वो फॉलो करती है और उसका ध्यान रखती है। अगर वो प्राइस पर और प्रमोशन पर खर्च नहीं करती है, आप कह सकते हैं क्वालिटी पर खर्च नहीं करती है, उसको प्रमोट अच्छे से नहीं करती है, तो लोगों तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता है और कम से कम ही लोगों तक उसके प्रोडक्ट की डिमांड हो पाती है, तो संस्था को नुकसान हो जाता है। इसलिए 4P फॉर्मूला को अच्छे से वो हैंडल करती है ताकि वो मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत अपने उत्पाद को अच्छा बनाए रखे और कीमतों को तय करके अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा पाए।